इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में श्री अशोक वानखेड़े, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माना चेहरा हैं, उनसे बात करते हुए कुछ लोगों से जो अपने पिछले 3 दशक के सार्वजनिक जीवन में, पत्रकारिता में उनका साथ रहा और उनको देखा, तो उन सब के बारे में जो सामान्य जानकारी तो पाठक लोग, हमारे दर्शक देखते रहते हैं, लेकिन क्या आप में प्रभावित किया, क्या आपको प्रभावित हुआ और क्या आप यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले नाम मेरे सामने है शरद पवार का। शरद पवार को मैं, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, इसलिए मैं 2 रूप से उनको देखता हूँ। राजनीतिक तौर पे वो एक सक्सेसफुल राजनीतिज्ञ है, लेकिन उनके राजनीति से मेरे विचार मेल नहीं खाते। लेकिन शरद पवार जी के पास 2 चीज़ें हैं। भयावह स्ट्रांग मेमोरी। आज उम्र के इस पड़ाव में भी वो महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाते हैं तो नाम से लोगों को पुकारते हैं। दूसरी बात, पूरे महाराष्ट्र का मैप उनके आंखों के सामने 24/7 गूगल जैसा चलता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि चॉपर का पायलट को लोकेशन नहीं मिल रहा, तो जब वो 3 बार चक्कर काटता है तो शरद पवार जी पूछते क्या हुआ, बोला सर लोकेशन नहीं मिल रहा। तो बोला अभी हम कहाँ हैं, थोड़ा सा वो लोकेशन बताते, यहाँ से चलो, लेफ्ट की तरफ चलो, ये नदी है, मुझे पता है ये गांव पड़ेगा, उसके बाद है। इतनी स्ट्रांग। तीसरी बात है, शरद पवार से मैं आज के क्षेत्र में मैं ये एक्सेप्ट करने में मुझे हिचक भी नहीं होती, क्योंकि मेरा ट्रांसपेरेंट जीवन जीता हूँ। मैं राजनीतिज्ञों के चरण नहीं छूता, मैं नमस्ते करता हूँ उनको, लेकिन मैं शरद पवार के एक बार मैंने चरण छुए, सिर्फ इसलिए कि उम्र के इस पड़ाव में आज 74+ है, ऐसे व्याधि से ग्रस्त है कि जो लास्ट स्टेज पे है, और राजनीतिक संकट बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं। वर्तमान सरकार केंद्र से लड़ रहे हैं। इसके बावजूद आज यदि हम महाराष्ट्र में 2 घंटे रोड पे चले तो बोलते जरा गाड़ी रोक ले, पीठ सीधी करनी है, लेकिन वो आदमी आज भी पूरा महाराष्ट्र गाड़ी से पाटता है। और फिर भी इस उम्र में भी युवाओं को भी शर्म आए ऐसी एक्टिविटी उनकी है, इतनी है। आज भी दादा आपको ताज्जुब लगेगा, सुबह 7 बजे शरद पवार नहा धो के पूर्ण रूप से तैयार होके अपने ऑफिस में बैठते हैं, जब पूना में रहते हैं तो बारामती हाउस में, और वहाँ पे 1000-1500 लोग उनको सुबह मिलने पहुँचते। उनको मालूम है 7 बजे साहब मिलेंगे। बहुत अच्छे लिसनर है शरद पवार से, बहुत सारी चीज़ सीखने की है, लेकिन एक सीखी जा सकती है, हार नहीं मानना। योद्धा किसको कहते हैं? उम्र मायना नहीं रखती, आपको क्या व्याधि है ये मायना नहीं रखती, संकट क्या है ये मायना नहीं रखता, आपके सामने कौन तलवार लेके खड़ा है ये मायना नहीं रखता। लड़ने का मादमा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ये शरद पवार है। और बात करते हुए उन्हीं से सीधे हम चले जाएंगे अजीत पवार के ऊपर। अजित पवार के साथ फिर वही वैचारिक पॉलिटिकल विचार उनके भले ही नहीं मिलते हो, लेकिन अजित पवार से एक बड़ी चीज़ है, वो बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। उनसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर महाराष्ट्र में मुझे अभी दिखाई नहीं देता। ब्यूरोक्रेसी पे पूरी पकड़ है। और एक अजित पवार के साथ मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, वो लॉलीपॉप नहीं देते या लोगों को भ्रम में नहीं रखते। हाँ या ना 2 बात बोल के बड़ी क्लियरिटी के साथ, वो अपने कार्यकर्ताओं के भी क्लियरिटी के साथ, ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, मैं ये कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटर एंड असर्शन, एक ताकत है काम करवा के लेने की। वो महाराष्ट्र में अजित पवार से बड़ा कोई नेता कम से कम आज के डेट में मुझे नहीं दिखाई देता। काफ़ी लंबे समय तक महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक रंगमंच पर बाला साहब ठाकरे का वो सेंटर स्टेज पर रहे, तो अभी आप उनको किस तरह से याद करते हैं? मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 2-3 बार बाला साहब से मेरी मुलाकात हुई है। बाला साहब के साथ एक खासियत थी कि बाला साहब मन में एक और जबान में एक कभी नहीं रहे। वो राजनीतिज्ञ रहे नहीं, मैं उनको सोशल रिफॉर्मर मानता हूँ। मराठी अस्मिता और मराठी भाषा, हिंदुत्व तो ये राजनीति में आने के बाद रहा। शिवसेना कभी राजनीति में नहीं थी, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन और मराठी अस्मिता और मराठी मानुस भूमिपुत्र के लिए लड़ने वाली एक संगठन थी। लोग कहते हैं कि इसको वसंतराव नाईक ने जन्म दिया था,
क्योंकि जब एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट मुंबई में इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि उनके पास, कांग्रेस के पास फुट सोल्जर नहीं थे लड़ने के लिए, तो शिवसेना का जन्म हुआ। लेकिन फिर भी जन्म किसने भी दिया, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने हमेशा अपने अनुसार काम किया। राजनीति में आने के बाद जब वो बीजेपी के साथ टाइप हुए तो बीजेपी को भी, दादा मैं आज बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बीजेपी को भी हिंदुत्व की लाइन पकड़ने के लिए यदि किसी ने कहा होगा तो बाला साहब ठाकरे हैं। और रास्ता दिखाया। प्रमोद महाजन, मुझे याद है मुंबई में एक उपचुनाव थे, शायद साउथ मुंबई में उपचुनाव था एक विधानसभा का। प्रमोद महाजन जब मिले तब बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हमें अब हिंदुत्व पे ही लड़ाई लड़नी होगी, हमें बस हिंदुत्व के नाम से लड़ना होगा। तो प्रमोद महाजन ने कहा बहुत मुश्किल लगता है बाला साहब, क्योंकि बाकी लोगों को भी साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सत्ता में नहीं आएंगे। इन्होंने कहा क्यों नहीं आएंगे, हम यदि हिंदुत्व का। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई और उस एग्जीक्यूटिव में प्रमोद महाजन ने यह प्रस्ताव रखा कि बाला साहब ऐसे कह रहे हैं कि हमने हिंदुत्व की लाइन पकड़नी चाहिए। तो वहाँ पे भी बहुत पेशोपेश में था पूरा बीजेपी का कि ऐसा नहीं हो सकता, हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है वो है। तो फिर ये हुआ कि उस उपचुनाव में हम हिंदुत्व के नाम से जाएंगे, और वही हुआ कि हिंदुत्व के नाम से जाने के बाद जो ट्रम्पिंग मेजॉरिटी मिली, अभूतपूर्व विजय उस उपचुनाव में मिला, और फिर एक टूल हाथ में दिया बीजेपी को। इसके जनक यदि ओरिजिनल है तो बाला साहब ठाकरे है। लेकिन बाला साहब ठाकरे का एक बात और थी, बाला साहब ठाकरे जैसे किसी पार्टी में किसी ने कहा, उनको हाथ में बियर का ग्लास था, किसी ने कहा कि फोटोग्राफर आया तो उन्होंने कहा कि बाला साहब ग्लास दे दो। बोला क्यों? बोला नहीं, फोटो में आ जाएगा। तो बोला लोगों को पता होना चाहिए, यदि मैं बियर पीता हूं तो लोगों को मालूम होना चाहिए मैं बियर पीता हूं। छिपाना किस बात का? यदि मेरे लोग हैं, मैं उनसे झूठ बोलूंगा तो लोग मेरे कहां से हो गए? तो बाला साहब बहुत सारी क्लियरिटी के साथ थे और हिम्मत थी किसी से भी फेस करने की। जब बाबरी मस्जिद का वो जो ऐतिहासिक ढांचा गिर गया, और उसके बाद ये तमाम गिरने वाले, मैं आपको रिकॉर्ड में बातें बता सकता हूँ, चाहे अटल जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, इन सब ने एफिडेविट दे के कहा कोर्ट में कि हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो वो ढांचा गिरने से रोक रहे थे, लोग हमारी सुन नहीं रहे थे, हम क्या करें। लेकिन तब बाला साहब ठाकरे ने मुंबई से कहा, यदि ढांचा गिराने वाले को ओन अप आप नहीं करते हो जी, तो मैं कहता हूं कि मेरे शिव सैनिक थे, मैंने गिराया, बताइए जो करना सो करो। उसके बाद उनके ऊपर केस हुआ। ये नैतिक साहस, ये उन्होंने कहा कि हम ढांचा तो गिरवाया आप लोगों ने, और गिराने वालों को साथ खड़े होने को तैयार नहीं, क्योंकि अब आपको कोर्ट का डर लग रहा है। तूने कहा मैं खड़ा होता हूं। हालांकि कौन शिव सैनिक थे ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने सबको शिव सैनिक कह के ओनअप किया कि वो मेरे लोग थे। ये निर्भीकता थी, उन्होंने डबल रोल नहीं किया। बहुत शानदार ये तीनों आपने बताए। देखते रहिए, हमारी बातचीत अशोक वानखेड़े से जारी रहेगी।